नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, अगर कोई पहली बार मेरे इस चैनल पर आया है तो हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल खबरों के लिए, क्राइम की खबरों के लिए और ऐतिहासिक विषय से संबंधित स्पेशल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत स्टडी करके ये वीडियो तैयार करता हूँ। खैर, अब एक नए विषय के साथ मैं आज के सामने उपस्थित हुआ हूँ। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो गुर्गों और दिल्ली पुलिस के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में हालांकि साफ शूटरों को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम आकाश है, एक का नाम अखिल है और दोनों ही हरियाणा के रहने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, पिक्चर बिल्कुल साफ़ है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में इस समय हरियाणा के लड़कों की संख्या शायद ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक हत्याकांड हो रहे हैं और उसके बाद में जो पुलिस की कार्रवाई होती है, उसमें जो पुलिस गिरफ्तार करती है इस तरह के मामलों में, उसमें हरियाणा के लड़के ज़्यादा निकल रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में। इधर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद जयपुर में जिस तरह से सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था और उसके बाद में रोहित कुमार सिंह और नितिन फौजी हरियाणा का ही रहने वाला था। दोनों शार्प शूटर अभी पुलिस के पकड़ में नहीं आए हैं। पुलिस विभिन्न कोणों से इस मामले की जांच कर रही है। अलग अलग टीमें अलग अलग तरीके से इस मामले की जांच कर रही है। अलग अलग जिम्मेवारी उन्हें दी गई है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है दोनों शार्प शूटर या तो यानी रोहित कुमार सिंह और नितिन फौजी या तो वो विदेश भाग गए हैं या फिर वे विदेश भागने की तैयारी में हैं। आप सबको पता होगा कि गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या को अंजाम देने के बाद रोहित गोदारा ने किस तरह से फर्जी कागजातों के जरिए वो दुबई पहुंचा था, उसके बाद कनाडा पहुंचा था। कभी उसकी इटली की भी लोकेशन आती है, कभी दुबई की आती है। इस तरह से एक के बाद एक देशों में जिस तरह से उसका मूवमेंट हो रहा है और जिस तरह से उसने फर्जी पासपोर्ट बनाया, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये हत्यारे काफ़ी सातिर दिमाग के होते हैं, काफ़ी चतुर होते हैं, पूरी तरह से प्लानिंग को अंजाम देते हैं। पहले हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद किन किन रास्तों से कहां कहां ठहरते हुए हमें फ़रार होना है, हिंदुस्तान में रहना है या हिंदुस्तान के बाहर जाना है, कहां जाना है, कौन सी जगह जाना है, किस तरह के हमें कागजों की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह के हमें कागजात बनाने चाहिए, ये पूरी प्लानिंग वो पहले ही तैयार कर लेते हैं। इसीलिए वे आसानी से पुलिस को गच्चा देकर और हमारी जो गुप्तचर एजेंसियों को गच्चा देकर फ़रार हो जाते हैं। रोहित गोदारा इसका उदाहरण है। और भी बहुत से जो गैंगस्टर है विदेशों में शरण लिए हुए हैं और वहीं से अपना गैंग चला रहे हैं और भारत की आंतरिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। फिलहाल अब जिस तरह से जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को अंजाम दिया गया, अंजाम देने वाले रोहित गोदारा के इशारों पर यह सारा मर्डर हुआ था। और रोहित गोदारा आप सबको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग के लिए काम करता है। और इस गोगामेडी हत्याकांड की पूरी साजिश संपत नेहरा, जो पंजाब की बठिंडा जेल में है, वहीं से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की रणनीति तैयार की गई थी और वहीं से रोहित गोदारा को ये काम सौंपा गया था। और आप सबको ये भी पता है कि संपत नेहरा वही शख्स है जो फिल्म स्टार सलमान खान के घर की रेकी कर चुका है बॉम्बे में। वह वहाँ पर गया था और उसने वहाँ पर बाकायदा सलमान खान की जो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से होती है, कौन कौन सिक्योरिटी गार्ड रहता है, किस तरह के हथियारों से वे लेस रहते हैं और सलमान खान कैसे और किस तरह से अपने प्रशंसकों से मिलता है, इन तमाम तरह की उसने वहाँ पर स्टडी की थी। उसने ये भी पता लगाया था कि सलमान खान बालकनी से अपने बालकनी में आकर वो अपने प्रशंसकों को हाय हल्लो करता है, तो वो उसने ये भी तरीका देखा था कि सलमान खान और जो प्रशंसक जहाँ खड़े होते हैं उसमें कितनी दूरी होती है और उस दूरी से कौन सा हथियार के ज़रिए सलमान खान को शूट किया जा सकता है। ये तमाम तरह की उसने स्टडी की थी। लेकिन बाद में वो हैदराबाद में गुरुग्राम ATS कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया था और वो पकड़ा गया था और उसके बाद में ये सारे मामले का खुलासा हुआ था। यानी संपत नेहरा को जिम्मेवारी सौंपी थी लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के मर्डर करने की, लेकिन उस समय कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद भी कई बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा कहा है कि मैं सलमान खान को मारूंगा, या तो वो काले हिरण शिकार मामले में या तो वो माफ़ी मांग ले, अन्यथा मैं उसको मारूंगा और अगर वो जेल में भी आएगा तो मैं उसको जेल में ही मारूंगा। तो इस तरह की धमकियों से हालांकि सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार बढ़ाया जा रहा है, मजबूत की जा रही है। वो खुद भी अपने निजी सुरक्षा गार्ड रखते हैं। मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामलों को काफ़ी गंभीरता से लेती है। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से
जिस तरीक़ों से और जिस चक्रव्यूह के तहत ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लड़के जो मर्डर की रूपरेखा तैयार करते हैं और फिर किस तरह से आसानी से अंजाम देकर फ़रार हो जाते हैं, उससे निश्चित रूप से सलमान खान की दिल की धड़कनें भी अब काफ़ी बढ़ गई है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने साफ कहा है कि या तो वो माफ़ी मांगे, सलमान खान माफ़ी नहीं मांग रहा है, और अगर माफ़ी नहीं मांग रहा है तो बाकायदा जिस तरह से वो पहले धमकी देते हैं, चुनौती देते हैं, और हत्याकांड के बाद जिस तरह से वे हत्या की बात को कबूल करते हैं, तो उससे निश्चित रूप से सलमान खान ने अब जो जिस तरह से गोगा मेडी हत्याकांड की खबरें उस तक पहुंची होगी, तो कहीं ना कहीं सलमान खान भी की घबराहट कुछ ज़्यादा हो गई है। हालांकि वो माफ़ी के लिए अभी भी राज़ी नहीं हो रहे हैं। आप सबको पता है कि जब 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी, उसमें काली हिरण शिकार के मामले में सलमान खान और भी 4-5 नीलम, तब्बू, सैफ अली खान, ये करीबन आधा दर्जन फिल्मी सितारे थे जिन पर आरोप लगे थे, जिन पर चार्ज लगे थे। बाद में सलमान खान के अलावा बाकी के जो आरोपी थे वो तो सब कोर्ट से बरी हो गए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सलमान खान पर मामला विचाराधीन चल रहा है। इस मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने साफ कहा है कि हम काले हिरण को भगवान की तरह मानते हैं, अगर भले ही वो कोर्ट से रिहा हो जाए हम उसको जान से मारेंगे। तो ये जो धमकियां हैं वो लगातार सलमान खान इन धमकियों से, हालांकि खुले में तो वो इन धमकियों से डरते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके परिजन हैं, जिस तरह से उनके भाई हैं और जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोग हैं, वो उन्हें अक्सर सलाह भी देते रहते हैं कि अगर आपको एक बार माफ़ी मांगने से अगर ये मामला साफ़ हो जाता है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। हालांकि सलमान खान ने साफ कहा है कि मैंने शिकार किया ही नहीं, वो कोर्ट के माध्यम से अन्य आरोपियों की तरह बरी होना चाहते हैं। कोर्ट के आदेश का फ़िलहाल वे इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बीच जिस तरह से आपने देखा होगा कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या भी ठीक उसी तरह से अंजाम दिया गया जिस तरह से राजू ठेठ की हत्या को अंजाम दिया गया था, और तो ये सलमान खान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अब देखना यह है कि आगे सलमान खान क्या कदम उठाते हैं, क्या वे माफ़ी मांगते हैं, और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग आगे क्या सलमान खान को क्या अब सबसे पहले टारगेट पे लिए हुए है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने साफ कहा है कि उनके निशाने पर सलमान खान ही हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि संपत नेहरा जिस तरह से जो मिशन लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा को दिया था उसमें वो कामयाब नहीं हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा को कह भी दिया था कि यार तू कुछ काम तो करता है नहीं, बेकार आदमी है। वो शायद उसी की वो संपत नेहरा ये दिखाना चाहता था कि नहीं, मैं भी एक जांबाज, एक तरह से साफ शूटर हूँ और एक बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग मुझे भी आपकी तरह आती है और आपके गैंग में नंबर 1 मेरी पोजीशन होनी चाहिए। तो शायद अपने अंक बढ़ाने के लिए उसने जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या करवाने में जिस तरह से उसकी भूमिका सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को भी इस समय ऐसा लग रहा है, लॉरेंस बिश्नोई इस समय जेल में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, संपत नेहरा ने मेरे एक बहुत बड़े दुश्मन को ठिकाने लगा दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में ऐसी कौन सी ऐसी अनबन हो गई थी, ऐसे जो लॉरेंस है वो क्यों सुखदेव सिंह गोगा मेडी की जान के दुश्मन बना हुआ था। तो इसका एक मोटा सा कारण ये भी सामने आ रहा है कि राजू ठेठ की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये मान लिया था कि अब हम ही राजस्थान में नंबर 1 हैं और अब हमारी ही गुंडागर्दी राजस्थान में जमकर चलेगी और हम ही अब रंगदारी वसूला करेंगे और हम ही जो जितने भी जो अनैतिक काम होते हैं, जो अनैतिक धंधे होते हैं, उसमें हम ही सर्वा होंगे। तो इस तरह का उनका एक आचरण हो गया था, उनकी एक तरह की गतिविधियाँ हो गई थी। और तो शायद जो जिन्हें जिस तरह की धमकियां मिलती थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, चाहे वो रंगदारी की हो, चाहे फिर और भी तरह की जो डिमांडें होती थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से, तो शायद वो लोग पुलिस के पास न जाकर सुखदेव सिंह गोगा मेडी के पास आया करते थे। और सुखदेव सिंह गोगा मेडी की आजकल जो पावर इतनी जो उनके पास में युवा शक्ति ज़बरदस्त तरीके से उनके पास में जमा हो गई थी, क्योंकि उनका जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जो विस्तार लगातार होता जा रहा था, न कि राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और भी अन्य स्टेटों में जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जो जनाधार काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी बड़ी संख्या में युवा इस संगठन से जुड़ने लगे थे। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऐसा लगने लगा था कि मेरे काम में आने वाले दिनों में सुखदेव सिंह गोगा मेडी राजस्थान में तो टांग अड़ा ही रहा है, राजस्थान में तो उसकी कमाई को एक तरीके से
कम कर ही रहा है। अन्य स्टेटों में भी ये जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो संगठन है वो अन्य स्टेटों में भी उसकी दादागिरी को एक बड़ी चुनौती, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो ये संगठन है जिसमें बड़ी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं, हो सकता है मेरी गैंग के लिए ये एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन जाए और मेरे से ज़्यादा इसके पास में पावर आ जाए और मेरा कहीं अस्तित्व ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि मैं जिस तरह से जिसको भी मैं रंगदारी के लिए बोलता हूँ वो आदमी सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास चला जाता है, उसे